गुड डे स्टूडेंट्स। वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। आज की डेट में हम देखने वाले हैं विजन आईएएस के करंट अफेयर को। ठीक है, और जो इसमें मेन टॉपिक दिया गया है वो जो हाल ही में आया है, म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है। ठीक है, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है मानवीय सहायता के लिए। ठीक है, और इसमें अगला आर्टिकल होने वाला है IUCN के बारे में। ठीक है, तो आज के आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो आर्टिकल है ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेंगे। ठीक है, जो आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा या फिर पीसीएस का प्रीलिम्स होगा, ठीक है, पीएससी का भी होने वाला है, तो जितने भी आपके एग्जाम होंगे चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो उन सभी के लिए ये आर्टिकल जरूरी है। ठीक है, और ये लिया गया है विजन आईएएस का, ये आज का आर्टिकल है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहले आर्टिकल में सबसे पहले क्या लिया गया है कि म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता भेजी। ठीक है, भारत के द्वारा म्यांमार में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है भूकंप के जरिए? ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके वनडे एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे वो आरओ का हो या फिर पीसीएस का हो या फिर एसएससी का भी एग्जाम हो, उसके लिए जो भी आने वाले एग्जाम होंगे ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और भूकंप की जो तीव्रता है उसे भी ध्यान रखिएगा, 7.7 तीव्रता की है, रिएक्टर स्केल पे से मापा जाता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। क्या है, यह भूकंप पिछले 2 वर्षों में सबसे शक्तिशाली भूकंप था। ठीक है, अब तक जो 2 वर्ष का ईयर देखें, पिछला ईयर, तो अब जो भूकंप आया है म्यांमार में 7.7 तीव्रता का, ठीक है, रिएक्टर स्केल पे से मापा जाता है, ये अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। यह भूकंप धरातल पर 10 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न हुआ था। भूकंप उत्पन्न होने के लिए कई कारण होते हैं, और जो मेन कारण होता है वो है प्लेट। ठीक है, प्लेटों की विवर्तनिकी जो होती है वो मेन कारण होती है भूकंप के लिए। कम गहराई के कारण इसके तेज झटके महसूस किए गए, क्योंकि भूकंप के उद्गम केंद्र मतलब भूकंप का उद्गम स्थल सतह के ये ठीक नीचे होता है, और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, उद्गम केंद्र अधिकेंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक्स एक्सिस पे भूकंप हो रहा है और यहाँ पे इसकी डेंसिटी देखी जाती है, तो ठीक है, ये केंद्र होता है। ठीक है, जहाँ पे झटके सबसे पहले महसूस किए जाते हैं अधिकेंद्र होता है उसे। ठीक है, यहाँ पे झटके सबसे पहले महसूस किया जा सकता है। तो इसकी जो गहराई थी वो सतह से कितनी थी? मात्र 10 किलोमीटर। इसलिए इसके जो परिणाम हुए हैं वो काफी भयावह हुए हैं, और इसकी रिक्टर स्केल पे तीव्रता जो थी 7.7 की थी। ठीक है, अब इसी में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इससे क्या नुकसान होता है और आते कैसे हैं। चलिए, भूकंप का अधिकेंद्र, भूकंप उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर का सतह जो होता है उसे अधिकेंद्र बोलते हैं। मांडले जो म्यांमार में है वहां से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित था। ठीक है, अधिकेंद्र मतलब जहां म्यांमार में आया है मांडले से 17 किलोमीटर दूर पे स्थित था। भूकंप आने के कारण क्या था? ठीक है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जिसे भ्रंश बोलते हैं। ठीक है, यह भूकंप भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग सागैंग फाल्ट के कारण उत्पन्न हुआ, मतलब एक प्लेट दूसरे से अलग हो रही है। ठीक है, और दोनों अलग दिशा में जब गति करती हैं तो ऐसे कंडीशन के द्वारा ये भूकंप आया था। सागैंग फॉल्ट के बारे में अगर हम बात करें, इसकी अवस्थिति हम देखें तो क्या है, यह उत्तर से दक्षिण की ओर म्यांमार से होकर गुजरता है तथा भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट के बीच सीमा बनाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर सागैंग फॉल्ट, ये आपके आरओ में क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आरओ में बनता है, पीसीएस में तो नहीं बनेगा, आरओ में क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि आरओ का क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा अलग डायमेंशन से बनाया जाता है। ठीक है, और यूपीएससी में एक पूरा पूरा क्वेश्चन ही बना सकते हैं इससे सागैंग फाल्ट के बारे में। अगर इसकी अवस्थिति देखें तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाता है। ठीक है, मतलब एक्स से यहाँ की ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, और म्यांमार से होकर गुजरता है तथा भारतीय एवं यूरेशियन प्लेटों के बीच की सीमा बनाता है सागैंग फॉल्ट। ठीक है, ये फॉल्ट मतलब दरार, ये आप हिंदी में हम कह सकते हैं। विशेषता क्या है, यह विश्व के सबसे लंबे और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में से एक है, जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर की है। ठीक है, मतलब ये जो दरार है ये क्या है, इसकी लंबाई जो है 1500 किलोमीटर है। विवर्तनी की गति अगर देखें तो भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की ओर यानी यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है, इस वजह से सागैंग फॉल्ट पर तनाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब अगर इसमें एक और हम जोड़े वर्ड
ठीक है। आप एक बुक है परीक्षावाणी करके, ठीक है, परीक्षावाणी, या तो एनसीईआरटी आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी ये वर्ड दिया गया है, भारतीय प्लेट जो है वो प्रति वर्ष 5 मिलीमीटर उत्तर की ओर खिसक रही है, ठीक है, प्रति वर्ष। ये आपको जो है ये फैक्ट जो है ये आपके एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे, ठीक है, या तो परीक्षावाणी के बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब फॉल्ट के बारे में हम चलिए देखते हैं। फॉल्ट यानी परिभाषा देखेंगे तो भूपर्पटी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश या फॉल्ट होती है, ठीक है। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती है, जैसे मान लीजिए एक शैल इस तरफ जा रही है तो दूसरी इस तरफ जाती है, ठीक है। ऐसे कई रीजन होते हैं जब फॉल्ट बनते हैं। इन फॉल्ट प्लेन्स के साथ होने वाली हलचल से संचित तनाव निकलता है, टेंशन निकलता है, जिससे भूकंप आते हैं, ठीक है। जब प्लेट एक दूसरे की तरफ खिसकती है या एक दूसरे की तरफ भी आती है, जैसे मान लीजिए एक खिसक रही है और एक कंडीशन होता है एक प्लेट इधर आ रही है एक प्लेट यहाँ पे बन रही है, ऐसे कंडीशन में भूकंप आते हैं। साथ साथ ऐसे कंडीशन में पर्वत का भी निर्माण होता है, ठीक है। जैसे इसी कंडीशन का परिणाम है जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। रॉकी एंडीज जो भी पर्वत है ज्यादातर ऐसे ही फॉल्ट माउंटेन्स के वजह से होते हैं, ठीक है। अब भ्रंश और फॉल्ट उसके प्रकार हम देखेंगे, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मल फॉल्ट देखेंगे, रिवर्स फॉल्ट देखेंगे, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट देखेंगे और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट देखेंगे। जो भूकंप आया है वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की वजह से ही म्यांमार में भूकंप आया है, ठीक है। म्यांमार में भूकंप आया है 7.7 तीव्रता का, ठीक है। भारत के द्वारा क्या शुरू किया गया है, ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब फॉल्ट के प्रकार को हम और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो इसके लिए जरूरी हो जाता है, बाकी प्रीलिम्स के लिए इतना काफी है, ठीक है। फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। नॉर्मल होते हैं, रिवर्स होता है, स्ट्राइक स्लिप होता है और ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। स्ट्राइक स्लिप में क्या, जब प्लेट क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली एक दूसरे की ओर आगे बढ़ती है, ठीक है, एक दूसरे से आगे बढ़ती है। वहीं रिवर्स में क्या होता है, फॉल्ट प्लेन के ऊपर स्थित चट्टान का ब्लॉक और ऊपर की ओर होता है, ठीक है। और नॉर्मल में तो नॉर्मल होता है, नीचे की चट्टान फुटबॉल के सापेक्ष नीचे की ओर खिसक जाती है। मान लीजिए एक चट्टान इस तरफ आ रही है, ठीक है, इस तरफ चट्टान है, दोनों एक चट्टान इस तरफ से आती है, सॉरी मैं आपको मैपिंग ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो एक चट्टान इस तरफ आ रही है, ठीक है, मान लीजिए इस तरफ चट्टान एक खिसक रही है, इस तरफ मतलब इस तरफ इस एरो में, दूसरी चट्टान इसी तरफ आती है, ठीक है। लेकिन ये चट्टान कमजोर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। महासागरीय चट्टान भारी होती है, महाद्वीपीय चट्टान हल्की होती है। मान लीजिए इसका भ्रंशन हो गया, फॉल्ट हो गया, ठीक है, तो ये चट्टान अधोगमित हो जाएगी, नीचे गिरने की जो क्रिया होती है इसे बोलते हैं अधोगमी, अधोगमन, ठीक है, इसे अधोगमन बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में ये चट्टान नीचे आती है, यहाँ पे भूकंप होते हैं, साथ साथ यहाँ पे ज्वालामुखी भी क्रिया देखने को मिलेगी, ठीक है। इस कंडीशन पे यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया भी देखने को मिलती है, ठीक है। आशा करता हूँ ये जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। अब इसमें जो मेन जरूरी चीजें हैं उसको हम देखेंगे। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो आपको फॉल्ट समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है, इसमें आपको फॉल्ट आसानी से समझ में आएगा। चलिए आपको इसको हम दिखाते हैं। क्या है फॉल्ट, यानी भ्रंश के प्रकार है, ठीक है। अगर पहला आप देखेंगे तो वो क्या है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग, ठीक है। इसमें क्या है, चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती दिख रही हैं आपको, ठीक है, रेड एरो में आपको एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखाई दे रही। ये पहला हुआ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ठीक है। दूसरा हैंगिंग, हैंगिंग वॉल ब्लॉक क्या है, जो लटका हुआ है अपने स्थिर अवस्था में है, ठीक है। इसको देखिए आप, स्थिर अवस्था में है, ये स्ट्राइक है जो खिसक रहा है। और इसी को देखिए तो ये अगर ऊपर हो रहा है, अगर हम इन दोनों के बारे में हम बात करें, ठीक है। पहला तो आपको दिखा दिया, पहला क्या हुआ, स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग, एक दूसरे से दूर जा रही है। अब दूसरे चैप्टर में दूसरे चित्र को अगर हम देखें इस वीडियो में, ठीक है, इसमें क्या है, एक चट्टान ऊपर जा रही है, एक चट्टान नीचे आ रही है, ठीक है, ध्यान रहे, देख रहे हैं, ऊपर नीचे कर रही है, ये भी ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं हैंगिंग वॉल ब्लॉक, ठीक है। ऊपर नीचे जो चट्टानें जाती हैं, खिसकती हैं, ऐसे कंडीशन में भी भूकंप आते हैं, ठीक है। क्या कंडीशन होती है, एक दूसरे से दूर जाना या फिर ऊपर और नीचे जाना, ठीक है, यही कंडीशन होता है जिसके द्वारा फॉल्ट होता है, और फॉल्ट के द्वारा भूकंप और ज्वालामुखी क्रिया भी देखने को कहीं कहीं मिलती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दो चट्टान एक दूसरे से तो दूर जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में पर्वतों का निर्माण नहीं होता, ऐसे कंडीशन में दरारें बनती, ठीक है। और जहां दो चट्टानें आमने सामने आती हैं, ऐसे कंडीशन में पर्वतों का निर्माण होता है,
ठीक है, जो भ्रंशन के कारण उत्पन्न होता है भ्रंशोत्थ पर्वत, ठीक है, दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो वहां पे विवर्तनी की क्रिया मिलती है और ऐसे कंडीशन में वहां पे पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए हम अगला आर्टिकल देखेंगे आईयूसीएन से रिलेटेड। ठीक है, क्या है, आईयूसीएन के अनुसार कवक की 1100 से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे है। ठीक है, कितनी, 1000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। कौन सी कवक की प्रजातियां हैं? ठीक है, कवक के क्या लाभ होते हैं, अपनी जिंदगी में क्या जरूरत होती है, दैनिक जीवन में क्या जरूरत है, इन सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे। जीवन और दैनिक जीवन में क्या है, कवक के द्वारा ही किण्वन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, किण्वन की जो प्रक्रिया होती है सड़ने गलने की, वो कवक के द्वारा ही होती है, फंगस के द्वारा होती है। अगर ऐसा ना हो तो अचार, मुरब्बे, ठीक है, और उसके द्वारा जो भी रासायनिक चीजें हैं, ठीक है, और ये चीजें कम नहीं हो पाएगी। साथ साथ कवक का प्रयोग होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी मैनेज करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। आईयूसीएन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कृषि और शहरी क्षेत्रों के तेजी से विकास ने कवक के पर्यावासों को नष्ट कर दिया है। ठीक है, जो फंगस के पर्यावास है उसको नष्ट कर दिया है। इसके कारण 280 के आसपास मतलब 279 कवक प्रजातियों के समक्ष विलुप्त होने का जोखिम उत्पन्न हो गया है। ठीक है, अब इसके क्या क्या कारण बताए गए हैं। ठीक है, जोखिम में देखें, सूची में शामिल कवक प्रजातियों की संख्या 1300 तक पहुंच गई है। इनमें से कम 411 विलुप्त होने के कगार में। अब जरूरत मतलब किसके द्वारा हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो वनाग्नि हुई थी इससे भी हुआ है। साथ साथ प्रदूषण हुआ, खेती में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक में मौजूद अमोनिया के कारण 51 कवक की प्रजातियां नष्ट हुई। ठीक है, अमोनिया का जो यूज होता है खेतों में, इसके द्वारा भी फंगस नष्ट होते हैं। साथ साथ इसके पर्यावास की भी कमी हो रही है, क्षति और शहरी विस्तार के कारण भी ये खतरे में है। ठीक है, अब फंगस के बारे में अगर हम देखें, क्या है, कवक एक प्रकार का यूकैरियोटिक सजीव है। ठीक है, कवक को जीवित चीजों के श्रेणी में रखा गया है, अर्थात इनकी कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक और नाभिकीय या केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, यद्यपि पहले इन्हें वनस्पति जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता था, फिर भी इन्हें महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इसका कारण यह है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, क्लोरोफिल जो होता है वो भोजन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की अवस्था में भोजन बनाने का कार्य करता है, लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कोशिका संरचना की बात करें, कवक कोशिका भित्ति में काइटिन की बना होती है, जबकि पादप कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है। ठीक है, जो इसकी कोशिका भित्ति होती है कवक की, वो काइटिन की होती है, जबकि पादप कोशिका से भिन्न क्यों? क्योंकि पादप कोशिका में सेलुलोज होता है। सेलुलोज को अगर शॉर्ट भाषा में देखें तो आप इसे रेशा बोल सकते हैं। ठीक है, जितने भी पत्ते आप देखेंगे वो सब में रेसे 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 ऐसे टाइप के निकलते हैं। किसी भी पादप जगत की आप चीजों को देखें तो उसमें सेल्यूलोज होता है, उसमें रेसे वाली चीज होती है। ठीक है, अब सेल्यूलोज का पाचन सबसे अच्छे ढंग से कौन करता है, आपको ये भी जानना जरूरी है। सेल्यूलोज का जो पाचन होता है सबसे अच्छा तरीका से खरगोश करता है। ठीक है, खरगोश सेलुलोज का पाचन बहुत अच्छे से कर लेता है, जबकि सुअर जो है, ठीक है, सुअर सेलुलोज का पाचन एकदम नगण्य अवस्था में करता है। मतलब अगर आप सेलुलोज वाला कोई भी चीज उसे खिलाते हैं तो उसके पेट की जो चीजें हैं आदि वगैरह वो नुकसान करती है, साथ साथ उसका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, जबकि खरगोश सेलुलोज के पाचन में बहुत अधिक सुचारू रूप से संवेदनशील नहीं है। ठीक है, अब लाइकेन सजीवता के बारे में बात करें, लाइकेन कवक और एक कोशिकीय शैवाल या साइनोबैक्टीरिया से बनी मिश्रित सजीव होते हैं। ठीक है, कवक के हम लाभ देखेंगे तो खाद्य उद्योग में किण्वन, बेकिंग आदि में उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ प्रजातियों में ऐसे रसायन होते हैं, ठीक है, कुछ प्रजाति मतलब कुछ कवक में ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें निकालकर स्टैटिन नामक दवा बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये दवा का यूज क्या है, ये दवा जो है वो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मतलब मधुमेह। ठीक है, मधुमेह मतलब शुगर। ठीक है, शुगर के भी मेडिसिन इससे बनाई जाती है। ठीक है, कुछ कवक की प्रजातियां ऐसी है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है, मतलब मधुमेह के स्तर को करती है। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका दिन शुभ हो, हैप्पी जर्नी, ऐसे तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। और आज शाम तक आपको एक मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो डेली सीरीज चल रही है मेंस की।
इसके प्रीलिम्स और यूपीएससी ये दोनों में आपको काम आएगा, तो आप मेंस की वीडियो को जरूर देखिए। इसके पहले के 2 वीडियो के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, आपसे रिक्वेस्ट है उसे भी जरूर देखिएगा, आपकी जर्नी में वो काफ़ी सहायता करेगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।